नमस्कार, दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर इंदौर से है। इंदौर में बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। गुजराती कॉलेज में हुए एक दिवसीय कार्यक्रम में मालवा निमाड़ के 22 जिलों के पार्टी पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और संगठन के नेता मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और विशिष्ट कार्यशैली से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का वरिष्ठ नेताओं का प्रशिक्षण था और अब आंचलिक स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी मजबूत बनाने और महाअभियान को सफल बनाने की शुभकामनाएं दी। ऐसे में प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का ये आखिरी प्रशिक्षण प्रदेश स्तर का था। इसके बाद नीचे के प्रशिक्षण चालू होंगे। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। उम्मीद करेंगे कार्यकर्ता संगठन के भरोसे से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना और इसी प्रकार से अपना क्रम जारी रखेंगे। पहले भी ये होते आए हैं। हमारा कार्य पद्धति को कार्यकर्ता पहचाने, हमारी विचारधारा को पहचाने और हम अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण आगे बढ़ें, यही इस प्रशिक्षण वर्ग का संदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरु जी की चौथी नर्मदा यात्रा के समापन अवसर पर मंगलवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया और भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पूर्व दादा गुरु जी और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ओंकारेश्वर के गजानन आश्रम से ममलेश्वर तक नर्मदा जल का कलश लेकर पद यात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मानधता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर सियासी असमंजस की स्थिति तो बन ही गई है, साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हाईकोर्ट ने शून्य कर दिया है। इस मामले को कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों को हक छीना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा को यह कभी स्वीकार नहीं होगा कि एक आदिवासी व्यक्ति सामान्य सीट से विधायक कैसे बन गया। पटवारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कानूनी तरीके से फिर से कांग्रेस का विधायक बनवाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। विजयपुर विधानसभा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में कूद आए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां गंभीर आरोपों के बावजूद सत्ता पक्ष के नेताओं को राहत मिल जाती है, लेकिन हमें कोर्ट से उम्मीद है। मामले में राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा ने कहा, विजयपुर विधानसभा के चुनाव याचिका में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने, स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका प्रदान किया गया है। पूरी सरकार में 2/3 के आसपास उनके पास एक तरह से बहुमत है। उसके बाद भी एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए। ये सोच क्या है? मतलब एक गरीब आदिवासी साथी सहरिया परिवार का अगर चुन के चला गया, जनता ने चुन दिया, तो उनको वो नागवार गुजरा। और एक घटना नहीं हुई ऐसी। ये चुना हुआ एक आदिवासी साथी जिसको पद मुक्त कराने में पूरी सरकार लग गई और फैसला कैसा दिया जो आश्चर्यचकित करता है पूरे देश को। ये मैसेज क्या है? आप लोग इससे सहमत है क्या? चुनाव शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि हाईकोर्ट ने बीजेपी और रामनिवास रावत के साथ न्याय किया। बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती है। हम हमेशा से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और आगे भी कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। फैसले के विरोध में कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आई है। ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति नेता को न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण।
इसलिए भारत के न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को भी उंगली उठाने का हक अधिकार नहीं है। और माननीय न्यायपालिका ने इतना ही नहीं तो अवसर भी दिए हैं, कोई फाइनल अथॉरिटी करके निर्णय नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वार उनके लिए खुले हैं और अगर उनके पास सत्य है, प्रमाण है, तो वो जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत और न्यायिक व्यवस्था में ये पहली बार हुआ कि किसी विधायक की विधायकी सीधे अदालत के आदेश से चली गई है और हारे हुए प्रत्याशी को विधायकी मिल गई है। हालांकि फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील तक होल्ड पर है, लेकिन इसने एमपी की सियासत को गरमा जरूर दिया है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किशोरी बालिकाओं के लिए टीकाकरण अभियान अब स्वास्थ्य विभाग के अमले के लिए एक चुनौती बन गया है। उसकी वजह है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग को 14 और 15 वर्ष के बीच की बालिकाओं को लक्ष्य के अनुसार कैंसर से बचाव का HPV का टीका यानी वैक्सीन लगाना है, लेकिन साथ ही इस दिशा में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर भी करना है। देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय अभियान शुरू होने के बाद ग्वालियर जिले का स्वास्थ्य विभाग का अमला दावा कर रहा है कि जिले में HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 375 बालिकाओं को अभियान के तहत टीके लगाए जा चुके हैं। इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर अभी टीकाकरण की गति धीमी है। अभी हमारा 1% पॉपुलेशन का एक्चुअली बोला गया एस्टिमेटेड डाटा, तो नियर अबाउट 25,000 बच्चियों को लगना है, पर अभी हमारे पास 14,500 वैक्सीन आई है, तो हिसाब से लगना शुरू हो गई हैं। अभी नया प्रोग्राम है, 1-2 दिन में सब चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। आज भी जैसे अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 150 बच्चियों को आज सुबह से लग चुकी है। अभी हमारे 18 फोकल पॉइंट है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट फोकल पॉइंट बढ़ा देगी। अब स्वास्थ्य विभाग का अमला इस भ्रांति को लेकर भी सजग हो गया है और वीडियो संदेश के माध्यम से इस टीकाकरण के फायदे बताए जा रहे हैं। मैंने आज वैक्सीनेशन कराई है जो आगे आने वाले सर्वाइकल कैंसर से मुझे सुरक्षित रखेगी, और मैंने आज वैक्सीन अपने दोस्त के साथ भी कराई है, जिससे हम आगे वाले सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी अपनी 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को लाकर ये वैक्सीनेशन कराएं। यूज़फुल वैक्सीन है और इसके लिए जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल निराधार है। काफ़ी उपयोगी है ये वैक्सीन, और इससे हमारी जो 14 साल की बालिकाएं हैं वो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर को रोक सकेंगी। और कृपया करके आप लोग किसी भ्रांति पर ध्यान न देकर इस टीके को लगवाएं, उससे ज़्यादा हमारे प्रदेश को लाभ हो सके। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर का यह अभियान 3 महीने तक लगातार चलाया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। किशोर अवस्था में HPV टीका लगने से 30 वर्ष की उम्र तक कैंसर का जोखिम 85% तक कम हो जाता है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन का प्रश्नकाल काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जिम्मेदारों को घेरा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक सुशांत शुक्ला ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को प्रदेश में बीते सालों में दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को 5 सालों में 4 करोड़ 24 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया, वहीं नवसृजन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सीएम विष्णुदेव साय से विज्ञापन को लेकर सवाल किया। 2019-20 से 2025-26 तक जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को कितने का विज्ञापन दिया, इनका कार्यालय कहाँ है और ये कहाँ से संचालित होते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड को साल 2019-2020 में 34 लाख, साल 2020-21 में 58 लाख, 2021-22 में 68 लाख, 2022-23 में 1 करोड़ 28 लाख और 2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 2024-26 में कोई राशि नहीं दी गई है। इस दौरान नवसृजन मैगजीन को कोई भुगतान नहीं किया गया। संडे नवजीवन को 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन मिला है। सीएम ने यह भी बताया कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधकर्ता पवन बंसल है, इसके मुखिया कौन है पूरा देश जानता है। पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के विचारों के मुखपत्र को पैसा दे सकती है, क्या जिन्होंने दिया है उन पर कार्यवाही होगी। इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि विज्ञापन किस नीति के तहत दिया गया, क्या इसकी जांच होगी।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 लाख प्रतिपृष्ठ के आधार पर विज्ञापन पर दिया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 के आधार पर विज्ञापन दिए गए हैं। माननीय सदस्य ने संडे नवजीवन को जो भुगतान किया गया है उसकी जानकारी चाहिए है। संडे नवजीवन को वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया, उतना भुगतान किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केंद्र रखते हुए चलने वाली पत्रिका जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, मेरे प्रश्न पर लिपिकी त्रुटि हो गई है। मैं आग्रह आपके माध्यम से करूंगा उसको सुधारें। संडे नवजीवन भी एक उसकी हिंदी एडिशन है और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रुपया डिजिटल एडिशन के रूप में भुगतान किया गया। क्योंकि त्रुटि हो गई थी तो संडे नवजीवन का विवरण नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया। कांग्रेस का मुख्य पत्र नहीं है, ये देश की आज़ादी की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रफ़ी अहमद किदवई साहब और पंत जी 3 लोगों ने एजीएल एक संस्था बनाया और जिसके माध्यम से नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में, ये 3 पत्रिका निकलते थे आज़ादी के पहले। लेकिन सरकार के तीखी आलोचना के कारण से, अंग्रेजों की तीखी आलोचना के कारण से 1942 से लेकर 1945 तक के इसके प्रकाशन में रोक लगा दिया था। सत्ता पक्ष के सवाल में विज्ञापन का पूरा मामला कांग्रेस सरकार के दौरान का बताया गया। नेशनल हेराल्ड के मामले पर देश ही नहीं प्रदेश में भी सियासत जारी है। इस विषय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये कांग्रेस का मुखपत्र नहीं है, इसकी देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों पर तीखी आलोचना के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। उस पत्रिका को विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के मंत्री अपनों से ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेता तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। सत्ता पक्ष के जिम्मेदार भी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को खोदकर निकाल रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड का मामला उसमें से ही एक है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम साय का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। रसोई गैस के उपलब्ध पता पर सीएम साय का पोस्ट। प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक। सीएम आम जनों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने। सभी जिलों के अधिकारियों को सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच लगातार गैस शॉर्टेज की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके राज्य के लोगों को आश्वस्त किया है कि अभी फिलहाल किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पूरा है। कालाबाजारी करने वालों पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता पर तमाम चीजें स्टॉक है। रसोई गैस की बात करें, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम चीजें स्टॉक है, किसी चीज की कमी नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कालाबाजारी को रोका जाएगा, इसके लिए सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि आम जन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी नजर है और सरकार के पास अभी स्टॉक है, कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को चेताया। जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करें, कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लें। दुर्ग में अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इसके बाद मंगलवार को बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती होना बेहद चिंता का मुद्दा है।
अफीम की अवैध खेती बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अफीम की अवैध खेती के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, सदियों से ये संज्ञा हम और आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके इस धारणा को ये दो तस्वीरें तोड़ सकती हैं। पहली दुर्ग और दूसरी बलरामपुर की। दुर्ग और बलरामपुर की दूरी करीब 855 किलोमीटर है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। तस्वीरों की तासीर एक जैसी है और छत्तीसगढ़ में पनप रही अफीम की खेती की कहानी एक जैसी है। तो बात करते हैं पहली तस्वीर की, जो बलरामपुर की है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरी गांव में बड़ी पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिस इलाके में कार्रवाई हुई है वो इलाका झारखंड से लगा हुआ है। पुलिस अफीम लगाने वालों की जानकारी जुटा रही है। बताया गया कि ग्रामीणों के करीब 2 एकड़ जमीन को किराए पर लेकर बाहरी लोगों ने अफीम लगाई थी। दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम के खेत मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि फिर पकड़ी गई अफीम। मैंने पहले ही कहा था कि दुर्ग तो महज पर्दाफाश की शुरुआत थी। अफीम सहित सूखे नशे का कारोबार सुनियोजित तरीके से चल रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं दुर्ग जिले की, जहां समोदा गांव में पुलिस ने 5 से 6 एकड़ में फैली अफीम की खेती का खुलासा किया था। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं प्रशासन की टीम अफीम के पौधों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से नष्ट कर रही है। अफीम की फसल की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार है, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है आखिर इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही है तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब हैं एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब हैं एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। वहीं मंगलवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रशासन की चूक यहाँ पे ये है, या प्रशासन जिम्मेदार यहाँ पे ये है कि डिजिटल सर्वे इस बार हुआ है। गिदावरी हर साल होता है, पटवारी आरआई और जो एग्रीकल्चर अधिकारी जो ग्रामीण रहता है वो सर्वे करता है। डिजिटल सर्वे में तो एक दिन का आ जाता है। तो इतना बड़ा 10 एकड़ का अफीम का खेती इनको पता नहीं चला, तो प्रशासन की चूक है। तो सुना आपने, कांग्रेस कितने गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अफीम मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल आपको बता दें कि ग्राम समोदा में अफीम खेती का यह मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा के साथ प्रदीप और बलरामपुर से कृष्ण कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने 7 विभागों को सौगात दी है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में दादा गुरु के चौथे नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समापन भक्ति और श्रद्धा के माहौल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ममलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई।
इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका बाहर राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियाँ करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। बैठक में मैहर, कटनी जिले के कैमूर और खरगोन जिले के निमरानी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित प्राचीन एवं पवित्र ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान ममलेश्वर का अभिषेक किया। उन्होंने भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।